साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, ये नया सेट फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। आने वाले संभावित प्रश्नों की 12वीं कड़ी के इसमें महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर हम फिर से उपस्थित हैं। चलिए बिना देरी के देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। इस नए सेट 12वीं कड़ी का पहला प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनकी जो 11 कड़ी हम देख चुके हैं, ये 12वीं कड़ी है और 12वीं कड़ी का ये पहला प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, आरबीसी या रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? साथियों, प्रश्न आपने सुन लिया होगा, मैं उत्तर पढ़ता हूँ। प्रश्न क्रमांक पहला, इसका उत्तर जो दिया है विकल्प ए अस्थि मज्जा में, बी यकृत में, सी अग्नाशय में या फिर डी उदर में। तो साथियों, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के निर्माण की बात यदि की जाए तो ये हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा बोन मैरो होती है उसमें इसका निर्माण होता है और इनका जीवन अधिक लंबा नहीं होता है, या सिर्फ 120 दिनों तक ही जीवित रहती हैं और इसके बाद खुद ब खुद ही ये नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ये जो नष्ट होने के साथ ही ये इनका फिर से निर्माण होता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये आप सही उत्तर सेलेक्ट कर लेंगे। आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है जो वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, गॉड सेव द क्वीन किंग कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? आपको विकल्प दिए हैं, ए अमेरिका, बी यूक्रेन, सी इंग्लैंड या फिर डी जापान। तो साथियों, इंग्लैंड में पहला राष्ट्रीय गीत गॉड सेव द क्वीन किंग अंग्रेजों ने पहली बार 1619 में गाया। इसके जो लेखक हैं ये जॉन बुल हैं, इसको जॉन बुल ने लिखा था। और लेकिन इस गीत का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 28 सितंबर 1745 में किया गया था। और आप जान ही रहे हो कि अभी इस समय महाराज चार्ल्स तृतीय या ब्रिटेन में समारोह इस तरह से मनाया जाता है, तो वहाँ पे ये गीत बजाया जाता है, गीत गाया जाता है। ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय गीत है, गॉड सेव द क्वीन। और अपने भारत का आप जान ही रहे हैं, जन गण मन और वंदे मातरम दो संबंधित राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? साथियों, प्रश्न आपने सुन लिया होगा। आपको उत्तर के लिए विकल्प दिए हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, बी दिया है नेशनल ब्लॉक, सी दिया है सेंटर ब्लॉक या फिर डी दिया है इंटर ब्लॉक। तो साथियों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 में हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी। ये साल 1939 में इसकी स्थापना की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 22 जून के दिन। और इसका नाम जो रखा गया था वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रखा गया था। तो आप समझ गए होंगे, इसका सही उत्तर है ए फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, माई लाइफ माई मिशन किताब के लेखक कौन हैं? आपको उत्तर के लिए विकल्प दिए हैं, ए महात्मा गांधी, बी रस्किन बॉन्ड, सी दिया है स्वामी रामदेव या फिर डी टॉलस्टॉय। तो साथियों, माई लाइफ माई मिशन योग गुरु स्वामी रामदेव की एक आत्मकथा है, जिन्होंने वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर के साथ यह पुस्तक लिखी है। पुस्तक में हरियाणा के एक गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक स्वामी रामदेव के जीवन का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक सी, स्वामी रामदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा, यांत्रिक पुर्जों के घिस जाने का क्या कारण है? साथियों, ये प्रश्न साइंस से संबंधित है। इसको उत्तर के लिए विकल्प दिए हैं। इसमें विकल्प क्रमांक ए दिया है अभिकेंद्रीय बल, बी दिया है अपकेंद्रीय बल, सी दिया है गुरुत्वाकर्षण बल और डी दिया है घर्षण बल। तो साथियों, ये दैनिक जीवन में आप इसका
इसका अनुभव करते हैं। घर्षण जो है एक बल है जो स्पर्श करने वाली सतहों के बीच गति का विरोध करती है। तो घर्षण हमारे लिए या हमारे खिलाफ काम कर सकता है। साथियों, इसमें लाभ भी हो सकते हैं और कई स्थितियों में लाभ भी होता है और कई परिस्थितियों में नुकसान भी होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हम लें तो बर्फीले फुटपाथ पर यदि हम रेत डालें तो घर्षण बढ़ेगा, जिससे आप फिसलेंगे नहीं, आप सुरक्षित रहेंगे। उसी प्रकार से दूसरी ओर यदि कार या इंजन है या अन्य गाड़ियों के जो इंजन है तो उसमें जो गतिमान पुर्जे होते हैं उनके बीच बहुत अधिक यदि घर्षण हो जाए तो पुर्जे जो हैं वो जल्दी से घिस सकते हैं, जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक डी, घर्षण बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां। साथियों, प्रश्न क्रमांक 6वां दिया गया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के समारोह के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। साथियों, प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। आपको विकल्प दिए हैं ए ₹200, बी ₹100, सी ₹500 या फिर डी दिया है ₹75। तो साथियों, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के आयोजन के अवसर पर जो अभी उद्घाटन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो इस अवसर पर ₹75 का मिश्र धातुओं का बना हुआ सिक्का भी जारी किया गया है। इसमें जो है सिल्वर यानी चांदी, तांबा, निकल और जिंक धातु के मिश्रण से बने मिश्र धातु का उपयोग किया गया है और इस सिक्के को भारत सरकार के जो कलकत्ता टकसाल में बनाया गया है। साथियों, इस सिक्के का जो औसत वजन है वो 35 ग्राम है और जो अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है एक और दूसरी ओर साथियों इसमें जो संसद भवन है, नया संसद भवन, उसका चित्र अंकित किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सिक्का जो है ये चतुर्धातुक मिश्र धातु से बना हुआ है। संरचना 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता का उपयोग इसमें किया गया है और ये मैंने बता दिया कि इसको कलकत्ता टकसाल में बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप नोट्स बनाते चलिएगा और जब चाहें तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूपीआई शब्द संक्षेप में यू का पूर्ण रूप क्या होता है। साथियों, आपको उत्तर के लिए विकल्प दिए हैं। ए यूनियन, बी दिया है यूनिफाइड, सी दिया है यूनिक या फिर डी यूटिलिटी। तो साथियों, यूपीआई का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई में यू का पूर्ण रूप क्या हुआ, यूनिफाइड। तो और आप इसके बारे में शायद जान ही रहे हैं कि यूपीआई को अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था विश्वसनीय ट्रांजैक्शन के लिए, वित्तीय सेवाओं के लिए। तो यूपीआई की सेवा लेने के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाना होता है और इस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को अपने, जिसको वीपीए कहते हैं संक्षेप में, अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। तो ये बहुत ही सुविधाजनक है और त्वरित गति से आपका जो लेन देन का कार्य जो होता है या जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से होते हैं, तीव्र गति से, और बहुत ही आसानी से आप इससे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां पूछा गया है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा 10 बार फाइनल मैच खेलने वाली टीम कौन सी है। साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। आपको उत्तर के लिए विकल्प दिए हैं। ए गुजरात टाइटन, बी दिया है दिल्ली कैपिटल, सी दिया है चेन्नई सुपर किंग्स या फिर डी दिया है मुंबई इंडियंस। तो साथियों, आईपीएल में सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी तक कुल 10 बार फाइनल मैच खेल चुकी है और एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है। ये आप जान रहे हो कि अभी ये हाल में ही उन्होंने अभी ये खिताब उन्होंने जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने और ये 5वीं बार जीता है। और साथियों, इस 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के साथ ही ये चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो मुंबई इंडियंस की बराबरी कर चुकी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम भी 5 बार फाइनल जीत चुकी है और मुंबई इंडियंस ने 6 बार फाइनल खेला है
और जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 बार फाइनल खेला है और दोनों ने 5-5 बार एक खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा 10 बार फाइनल मैच खेलने वाली टीम कौन सी है, तो ये इसका सही उत्तर है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है, एनराइट 13 का नाम तिरामिसू कौन सी वस्तु के नाम पर रखा गया है। साथियों प्रश्न एक बार पढ़ देता हूँ फिर से। एनराइट 13 का नाम तिरामिसू कौन सी वस्तु के नाम पर रखा गया है। ए दिया है एक सब्जी, ए वेजिटेबल, बी दिया है एक पेय, ए ड्रिंक, सी दिया है एक गाड़ी, ए व्हीकल, और डी दिया है एक मिठाई यानी ये डेजर्ट। तो साथियों एनराइट 13 का नाम तिरामिसू जो है वो एक मिठाई का नाम है। तिरामिसू एक काफ़ी के स्वाद वाली इटालियन मिठाई है और ये काफ़ी में डूबी हुई भिंडी से बना होता है और अंडे, चीनी और मस्कर पनीर के फेंटे हुए मिश्रण से के साथ ये स्तरित होता है। और साथियों इसको जापान में भी बनाया जाता है और रेसिपी में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। तो ये आप इसको बिना अंडे के भी बनाया जा सकता है इसको। तो ये इसका सही उत्तर जो है प्रश्न का, एनराइट 13 का नाम तिरामिसू जो है वो एक मिठाई के नाम पर है, एक डेजर्ट के नाम पर है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक डी, एक मिठाई, ये डेजर्ट। साथियों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, एथेंस आधुनिक ग्रीस की राजधानी से संबंधित एथेना या मिनर्वा कौन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। एथेंस आधुनिक ग्रीस की राजधानी से संबंधित एथेना या मिनर्वा कौन है। ए प्राचीन राजा, बी प्राचीन रानी, सी दिया है ज्ञान की देवी, या फिर डी दिया है सुंदरता की देवी। तो साथियों एथेंस जो है आधुनिक ग्रीस की राजधानी है और प्राचीन ग्रीक शहर भी है। तो इस शहर ये प्राचीन ग्रीक शहर राज्यों में से सबसे शक्तिशाली जो शहर थे उनमें से एक है और इसका नाम जो है वो ज्ञान की देवी एथेना के नाम पर रखा गया है, जिसे रोमेनों के लिए पलास एथेना या मिनर्वा के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी ये जो एथेना या मिनर्वा है ये ज्ञान की देवी हैं, रोमन ज्ञान की देवी। और तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक सी, ज्ञान की देवी। एथेना आधुनिक ग्रीस की राजधानी से संबंधित एथेना या मिनर्वा ज्ञान की देवी हैं, रोमन ज्ञान की देवी हैं। तो सही विकल्प आप सेलेक्ट कर लेंगे, विकल्प क्रमांक सी, ज्ञान की देवी। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे आज की 12वीं कड़ी के। तो ये आप अच्छे से तैयार कीजिए, ये आपको फास्टेस्ट फिंगर में भी काम आएंगे और आपको हार्ड सीट में तो काम आना ही आना है। हार्ड सीट में तो आपके लिए उपयोगी है ही और इसके साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। तो बिल्कुल आप नोट्स बनाते चलिए और चाहे तो आप दोबारा भी देख लिया कीजिए, जैसे भी आपको सहूलियत लगे इस तरह से आप तैयारी कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए अब अगली कड़ी में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए, मिलते हैं जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।